गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाराष्ट्र 12th बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रेडिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें पॉइंट नंबर 3.4 जो दिया हुआ है वो है मीन फ्री पाथ। अब हम लोग समझ लेते हैं मीन फ्री पाथ क्या है और बेटा इसको अपने एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए। सो इसको सिक्वेंशियली हम अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये कहेंगे कि क्लोज कंटेनर में जो गैस रहती है वो सभी तरफ पूरा फैला होता है। ये आपके पहले डायग्राम से दिख जाता। पहले डायग्राम में हमने ये दिखाया हुआ है कि गैस मॉलिक्यूल्स आर डिस्पर्स्ड इन दी कंटेनर। ठीक है। इसके बाद जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, यानी कोई भी गैस मॉलिक्यूल किसी भी तरफ किसी भी वेलोसिटी से घूमते रहते हैं, क्योंकि वो गैस मॉलिक्यूल है। गैस मॉलिक्यूल कोई ऐसे एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअस चल रहा होगा ऐसा नहीं होता, वो कहीं पे भी किसी भी तरफ किसी भी वेलोसिटी से ट्रैवल करते रहते हैं, यानी उनकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, रैंडम वेलोसिटी होगी। इसके बाद ये गैस मॉलिक्यूल एक आपस में भी टकराते और वॉल ऑफ द कंटेनर को भी टकराते, एक दूसरे को आपस में टकराएंगे, साथ ही साथ वॉल ऑफ द कंटेनर को भी टकराएंगे। और एक पॉइंट याद रखना, जब एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल के करीब आता है तो ड्यूरिंग कोलिजन के दौरान उनके बीच में रिपल्शन डेवलप होता, और वो जो रिपल्शन डेवलप होता उस वजह से छोटा सा गैस मॉलिक्यूल एज अ हार्ड इलास्टिक स्पीयर करके काम करता। एज अ हार्ड स्पीयर, अगर वो एक छोटा सा स्मॉल हार्ड स्पीयर बन गया तो वो जैसे टकराएगा वैसे ही वो इलास्टिक कोलिजन जैसा बिहेव करेगा। अगर वो हार्ड ना रहा और वो स्पंज जैसा रहा मान लो थोड़ा सा, तो वो कैसा ऐसा दब जाएगा। लेकिन अगर हार्ड रहा और उसमें स्मॉल है तो वो तुरंत ऐसा रिबाउंस होगा, यानी ये कोलिजन किस टाइप का रहेगा, इलास्टिक कोलिजन रहेगा। अब ये नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि जब दो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो ड्यूरिंग देयर कोलिजन दे बिहेव लाइक अ हार्ड molecule, they behave like a hard small hard molecule, so elastic collision takes place। इसके बाद एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल के, मान लो ये एक गैस मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरा गैस मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इस तरफ जाना चाह रहा मान लो ऐसे, तो अगर ये इसको अट्रैक्ट करता तो ये इस तरफ आ जाता, अगर ये रिपेल करता तो ये ऐसे मुड़ जाता। सो इनका ये कहना है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये कहना है कि ये गैस मॉलिक्यूल और ये गैस मॉलिक्यूल में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं रहेगा जब तक कोलिजन नहीं हो रहा है तब तक। यानी अगर ये गैस मॉलिक्यूल और ये गैस मॉलिक्यूल ऐसा जा रहा होता तो अगर ये अट्रैक्ट करता तो ये ऐसा मुड़ जाता, इसका रास्ता कर्व हो जाता, अगर ये उसको रिपेल करता तो ये ऐसा मुड़ हो जाता आपका। लेकिन उनका ये कहना है कि दो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते, इसलिए ये मॉलिक्यूल अपना स्ट्रेट लाइन में चलते रहता है। जब तक इनमें कोलिजन नहीं आता तब तक रिपल्शन वाला फोर्स डेवलप नहीं होता। तो इससे ये साबित हो जाता है कि मॉलिक्यूल्स ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, वो अपने अपने रास्ते से स्ट्रेट लाइन में जाते रहते हैं। हाँ, जब टकराएंगे तब वो इलास्टिक कोलिजन कराएंगे। क्लियर। इसके बाद बेटा अगर कंटेनर में बहुत से गैस मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डेंसिटी ज्यादा है। तो अगर डेंसिटी गैस मॉलिक्यूल की ज्यादा है तो उनको चलने में दिक्कत जाएगी, यानी फ्री पाथ कम मिलेगा। जैसे अगर ये मॉलिक्यूल्स कम रहे, मान लो कम मॉलिक्यूल्स है तो आराम से इनको घूमने के लिए जगह ज्यादा मिल रही है, और वहां अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हो गए तो उनको घूमने के लिए फ्री पाथ अवेलेबल जो है वो आपका कम हो जाएगा। जैसे बेटा अब एक गैस मॉलिक्यूल यहां से स्टार्ट हुआ, मान लो ये वाला गैस मॉलिक्यूल यहां से स्टार्ट हुआ, अब ये स्टार्ट होने के बाद इस तरफ जा रहा है। अब इस तरफ जब जा रहा है वो, तो उसका रास्ता आपका फ्री है, इसलिए उसको फ्री पाथ कहते हैं। अभी उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा। लेकिन जैसे सामने दूसरा पार्टिकल आ जाता वो उससे टकराएगा, और टकराने के बाद वो अपना रास्ता मुड़ लेगा, इस तरफ ऐसा रास्ता चेंज हो गया। सो उसका स्पीड और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रहा है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। तो ये पार्टिकल जिस वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा था, फिर ये कोलिजन हुआ, कोलिजन होने से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले उसने यहां से लेके यहां तक उसका रास्ता फ्री था, तो इसको फ्री पाथ 1 कह देते, लैम्डा 1। अब ये इस तरफ गया, फिर यहां दूसरा मॉलिक्यूल मिल गया, अब वो दूसरे मॉलिक्यूल को टकराया, टकरा के वो रिफ्लेक्ट होकर इस तरफ गया। सो ये दो कोलिजन के बीच में उसका जो रास्ता था वो फ्री था, दैट इज अ लैम्डा 2।
सो इस तरीके से फिर बाद में यहां पे टकराएगा, यहां से रिफ्लेक्ट होगा ऐसा इस तरफ। तो यहां से लेके यहां तक का उसका रास्ता फ्री था, जिसे लैम्डा 3 कहोगे आप। तो इस तरीके से ये उसके फ्री पाथ होते हैं, और इन सभी फ्री पाथ का अगर मीन निकाल लिया जाए तो वो आपका एवरेज फ्री पाथ आ जाएगा, जिसे आप मीन फ्री पाथ कहोगे। यानी दो कोलिजन के बीच में यहां तक का रास्ता फ्री था तो वो कहलाएगा फ्री पाथ। यहां दो कोलिजन के बीच में का रास्ता फ्री था तो ये भी आपका फ्री पाथ कहलाएगा। कोई पाथ आपका छोटा रहेगा, कोई पाथ बड़ा रहेगा, कोई छोटा रहेगा, कोई बड़ा रहेगा। तो ऐसे अलग अलग आपको फ्री पाथ मिलते जाएंगे, उन सब का एवरेज कर देना। तो अगर आपने सबका एवरेज कर दिया तो वो कहलाएगा आपका मीन फ्री पाथ। सो मीन फ्री पाथ यानी क्या? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन। दो कोलिजन के बीच में का ऑन एन एवरेज उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड रहेगा फ्री वाला, दैट इज कॉल्ड एज अ मीन फ्री पाथ। अब ये मीन फ्री पाथ का रिलेशन क्या रहेगा? मीन फ्री पाथ को आप लैम्डा से दिखाओगे। अब ये मीन फ्री पाथ जो रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी रहेगा। डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी। डेंसिटी यानी क्या? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या लिखा मैंने? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जितने गैस मॉलिक्यूल इसमें ज्यादा रहेंगे उतना उसको घूमने में दिक्कत जाएगी, उसका फ्री पाथ उतना कम हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें गैस मॉलिक्यूल्स मान लो कम है, अगर गैस मॉलिक्यूल कम है तो उसको बहुत सा रास्ता मिलेगा, यानी फ्री पाथ जो है वो बढ़ेगा उस केस में। ये एक पॉइंट याद रखना। इसके अलावा अगर मॉलिक्यूल के साइज बहुत छोटे रहे, छोटे साइज के मॉलिक्यूल है मान लो, तो ये छोटे साइज के मॉलिक्यूल अगर रहे तो जगह ज्यादा अवेलेबल होगी, फ्री पाथ आपका बढ़ेगा, उनको घूमने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी। वही अगर आपने मॉलिक्यूल का साइज बढ़ा दिया ये ऐसे, अब उनको घूमने के लिए जो जगह है वो आपकी कम हो जाएगी। यानी मीन फ्री पाथ इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। साइज ऑफ द मॉलिक्यूल यानी क्या? स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ले लेना। तो ये स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ले लिया। तो आपको फ्री पाथ के बारे में दो कंक्लूजन याद रखना है। कौन से दो कंक्लूजन? जितना उसमें गैस मॉलिक्यूल ज्यादा रहेगा, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी, बहुत ज्यादा गैस मॉलिक्यूल अवेलेबल है तो घूमने के लिए जगह कम अवेलेबल होगी, तो मीन फ्री पाथ आपका कम हो जाएगा। सो इनवर्स रिलेशन है। उसी तरीके से अगर मॉलिक्यूल के साइज बड़े रहे तो भी जगह कम मिलेगी, और मॉलिक्यूल का साइज अगर बहुत छोटा रहा तो जगह ज्यादा मिलेगी घूमने के लिए। यानी मीन फ्री पाथ इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। साइज यानी स्क्वायर ऑफ डायमीटर कहना, क्योंकि मॉलिक्यूल का डायमीटर ही उसके साइज को रिप्रेजेंट करता। अब यहां पे हम लोग देख लेते बेटा, बोर्ड एग्जाम में हम लोग इसको पूरा सीक्वेंस से अरेंज कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा कि गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर में लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो पूरे रैंडम मोशन में रहते हैं, जिसे आप ब्राउनियन मोशन कहते हो। ठीक है, ये ब्राउनियन मोशंस हो गई आपकी। उसके बाद गैस मॉलिक्यूल्स पूरे कंटेनर में चारों तरफ फैले हुए हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड थ्रूआउट द वॉल्यूम ऑफ द गैस एज शोन इन फिगर। इसके पूरे वॉल्यूम में पूरी गैस चारों तरफ फैली हुई है। उसके बाद दो मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को टकराते बेटा, यहां पे लिखा हुआ है व्हेन ए मॉलिक्यूल अप्रोचेस वन अनदर ईच अदर, when one molecule approaches toward the another molecule, then there is a collision between the two molecules, but this collision is just like a elastic collision. Why? Because during collision they repel each other. Due to the repulsion they act as a small hard sphere, and so elastic collision takes place between the two molecules. ये वाला यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद एक मॉलिक्यूल जब ट्रैवल कर रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल उसको अपने तरफ खींचता भी नहीं है, उसको रिपेल भी नहीं करता। यानी बिटवीन द कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन, देयर इज नो फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग द कोलिजन। क्लियर? सो ड्यू टू दिस द मॉलिक्यूल ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये यहाँ पे लिखा हुआ है द मॉलिक्यूल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर ओनली ड्यूरिंग द कोलिजन। Thus, in between two successive collisions, the molecule moves along the straight line with constant velocity. उसके बाद मॉलिक्यूल जब दो कोलिजन के बीच में जो मॉलिक्यूल ट्रैवल करता है वो उसका फ्री पाथ होता है, उस रास्ते में उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ये उसका फ्री पाथ होता है।
और जैसे ही वो टकराया उसका फ्री पाथ खत्म हो गया। तो ये वाला पहला वाला फ्री पाथ था आपका लैम्डा 1, बाद में वो दूसरी तरफ ट्रैवल करता है, फिर बाद में और दूसरे को टकराता है, तो ये पाथ हुआ उसका फ्री पाथ। तो ये पहला फ्री पाथ, ये दूसरा फ्री पाथ, ये तीसरा फ्री पाथ। कोई फ्री पाथ छोटा होगा, कोई तुरंत कोलिजन हो जाएगा, कोई बहुत देर के बाद कोलिजन होगा। तो कोई फ्री पाथ छोटा होगा, कोई फ्री पाथ बड़ा होगा। सो इनका ऑन एन एवरेज फ्री पाथ निकाल लिया, उसे कह दिया मीन फ्री पाथ। सो मीन फ्री पाथ इज डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मॉलिक्यूल with constant velocity between two successive collisions. Clear? इसके बाद mean free path is inversely proportional with the density. ये inversely proportional with density रहेगा. Density means number of molecules per unit volume. जितने number of particles ज्यादा रहेंगे उतना free path कम रहेगा. ठीक है? So it is inversely proportional with density. Again, it is inversely proportional with size of the molecule or square of its diameter. क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज अगर बड़ा रहा तो फ्री पाथ घट जाएगा, अगर मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे रहेंगे तो वहां पे घूमने के लिए जगह ज्यादा मिल जाएगी, यानी फ्री पाथ आपका बढ़ेगा। तो अभी हम इसे कंबाइन कर लेते। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर लेते हैं हम लोग। So your mean free path is inversely proportional to the square of the diameter, ठीक है, and inversely proportional with the density of the gas. Density यानी क्या? Number of molecules per unit volume. Therefore lambda equal to, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटली वो कांस्टेंट आता है आपका √2 पाई d स्क्वायर n बाई वी। ये आपका फॉर्मूला बना मीन फ्री पाथ का। सो ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा मीन फ्री पाथ का, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स रहेंगे। मीन फ्री पाथ इज 1/√2 पाई d स्क्वायर n अपॉन v। ठीक है, यहां तक आपको लिखना है अगर आपको मीन फ्री पाथ के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखने का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, एक न्यूमेरिकल समझ लेते बेटा। इसके ऊपर पूछा हुआ एक न्यूमेरिकल हम लोग समझ के ले लेते हैं। जस्ट ये थ्योरी के बाद एक न्यूमेरिकल आपको गिवन है। न्यूमेरिकल में क्या क्या डाटा गिवन है वो चेक कर लेते हैं। ऑब्टेन द मीन फ्री पाथ, लैम्डा हमें निकालना है मीन फ्री पाथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस। बेटा टेम्परेचर आपको दिया है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, ये आपको टेम्परेचर गिवन है। प्रेशर दिया है आपको 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर यानी 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। आप चाहे तो इतना भी ले सकते हो। ठीक है, प्रेशर भी गिवन है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूलर डायमीटर इज गिवन 324 पिकोमीटर। पिको का मतलब 10⁻⁻12 यानी 324 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। आपको डायमीटर गिवन है, प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है और नाइट्रोजन गैस दिया हुआ है N2। ठीक है, अब नाइट्रोजन गैस गिवन, चलो अब हमें मीन फ्री पाथ निकालना है। बेटा ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये नंबर ऑफ मोल नहीं है। आपके पास दो इक्वेशन होते हैं, PV इक्वल टू nRT एक इक्वेशन होता है और PV इक्वल टू NKT ये एक इक्वेशन होता है। ये दो इक्वेशन में आप फर्क अच्छे से याद रख लेना। बेटा ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, अगर कंटेनर में कितने नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल है गैस के, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। नंबर ऑफ मोल्स के साथ R अटैच होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जबकि N का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये नंबर ऑफ मोल है। नंबर ऑफ मोल के साथ R अटैच होता है, जबकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ K अटैच होता है। K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वैसे देखा जाए तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रहता है आपका R/N।
यानी इसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 आएगी। ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। इसके बाद बेटा मैं यहां से n बाई वी की वैल्यू निकाल सकता हूं, n अपॉन वी। तो यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये इधर ला लिया, इसको इधर ला लो, तो ये आ जाएगा P डिवाइडेड बाय KB इंटू टी। यहां से मैं n बाई वी निकाल सकता हूं, क्योंकि प्रेशर मुझे पता ही नहीं SI यूनिट, ये SI यूनिट में प्रेशर की वैल्यू। इसके बाद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मुझे पता रहता है, और T इज टेम्परेचर इन केल्विन, क्योंकि SI यूनिट में केल्विन में। तो आप तीनों वैल्यू को यहां पुटअप कर दो, ये 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर इज 273। बेटा ये सभी रखते हुए आपको n बाई वी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहां से आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम निकाल दिया। अब आपको ये वाली चीज नोन हो गई, ये आपके पास आ गया। इसके बाद डायमीटर, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का डायमीटर गिवन है आपको ये वाला, तो ये डायमीटर को आप यहां पुटअप कर सकते हो। आपका पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 ले लो या तो 3.14 ले लो। सभी वैल्यूज को आप पुटअप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपका लैम्डा का आंसर आना चाहिए 0.8 इंटू 10⁻⁻7, 0.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये आपका मीन फ्री पाथ आएगा। ठीक है, तो आपको बेटा डाटा इसमें पूरा का पूरा ही दिया हुआ था, सिर्फ एक ही चेंजेस था, ये वाला पीवी इक्वल टू एनआरटी एक इक्वेशन होता है, पीवी इक्वल टू एनकेटी दूसरा इक्वेशन होता है। ये इक्वेशन का इस्तेमाल करके एन बाई वी निकाला, तो एन बाई वी यहां रख दिया, डायमीटर गिवन है, आपका मीन फ्री पाथ निकल गया। समझ में आया? ये एक न्यूमेरिकल आपको दिया है 3.1 पेज नंबर 58 के ऊपर, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सैंक्शन बुक में। ओके बेटा, बाय।